हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को एक एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 5 जुलाई को आप लोग का पेपर है। संडे को आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। संडे को ही हर साल एग्ज़ाम लिया जाता है। कारण ये है कि उस दिन जो जितने भी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, छुट्टी होता है, तो आपका सेंटर जगह जगह पर बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ सेंटर है आपको पहले बता ही दिया हूँ। आपके अलग अलग जो हेड क्वार्टर है, जैसे कि आपका रांची हो गया, पलामू का मेदिनीनगर, डाल्टनगंज हो गया, हजारीबाग, बहुत जगह आपका सेंटर बनाया गया है। आपको पहले बता दिया हूँ कहाँ कहाँ आपका एक पेपर लिया जाएगा। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है और आपको एमआर शीट दिया जाएगा, वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे, तो सारा चीज़ पहले मैं आपको बता दूंगा कैसे एग्ज़ाम देना है। बाकी अभी आपका काम है केवल तैयारी करना। देखा जाए तो आज से अब 1 महीने का भी समय नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही धीमा धीमा एकदम चल रहे हैं। देखिए, फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको करना है तो पहले डिसाइड कीजिए। पहला तो आपको डिसाइड करना, कंफर्म करना है कि आपको करना क्या है। अगर आपको अभी भी अब पॉलिटेक्निक करना है, झारखंड के अंदर आपको पढ़ाई करना है, डिप्लोमा करना है, इंजीनियरिंग करना है, फॉर्म भर दीजिए। क्यों लेट कर रहे हैं? दूसरा चीज़, फॉर्म भरने के बाद अब अप्लीकेशन फ़ी तो लग रहा है भाई यहाँ पर आपको। अब आपको तो पेमेंट करना होगा। आप अपने से करो या फिर जाके कहीं कैफ़े से करवाओ, लेकिन आपको करना है। अब देखो, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपका केवल एक ही काम है, टारगेट आपको करना चाहिए इसके एग्ज़ाम के लिए। अब देखो, बहुत सारे कैंडिडेट ने हमारा पीडीएफ ले लिया है पहले से ही। जो कैंडिडेट पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, पहले से ही, बहुत पहले से ही, जब इसका फॉर्म आना बाकी था उससे पहले ही मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं। पिछले साल के जो वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट अभी देखो। अभी तक आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस आपका एक ही काम होना चाहिए, आप जो भी रोज़ वीडियो अपडेट हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, उसे जाके वॉच करो, फुल वॉच करो, पूरा वीडियो देखो। जितना क्वेश्चन कराता हूँ पूरा, बीच में से छोड़ने का ये बार बार आप करते हैं ना कि बीच से वीडियो छोड़ देते हैं, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं, आपका घाटा है। तैयारी करना है, पूरे अच्छे से करो, क्योंकि एक आप जानते ही हो कि शॉर्टकट कोई होता नहीं सक्सेस का। आपका काम है तैयारी करने का, आपको कैसे करना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पहले से ही प्रैक्टिस सेट करा रखा है यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं रोज़ वीडियो ला ही रहा हूँ, आप देखो चाहे नहीं, मेरा काम रहता है रोज़ एक वीडियो सुबह के 9 बजे लाइव कर देना। लाइव आपका वीडियो आ जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं। बाकी पीडीएफ भी ले ही लिए हैं, और पीडीएफ में आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया है कि इसका लेना और प्रैक्टिस सेट लगाने में कितना फ़ायदा है। दोनों कर रहे हैं बिल्कुल। आप गारंटीड, मैं कह सकता हूँ गारंटीड, कि आप आसानी से पेपर निकाल लोगे। अब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा, तो उससे अच्छा और क्या बात हो सकता है। अब समय कम है, आप पूरे सिलेबस का निचोड़ एक पीडीएफ मैंने बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट पहले से ही मैं देखता हूँ हर साल बोलते हैं कि एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है कहीं से, मुझे बुक नहीं मिल रहा है, ये वो बहुत सारा चीज़ सुनने को मिल रहा है। तो बेहतर कंटेंट यहाँ पर आपका दिया जा रहा है। पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, प्रैक्टिस हो ही जाएगा, और क्या चाहिए। बाकी जैसे रोज़ प्रैक्टिस सेट में आपके 25-30 क्वेश्चन कराता हूँ, आज भी आपके साइंस के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका लैंग्वेज में पेपर आता है, तो यहाँ पर भी आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हिंदी इंग्लिश में हैं। पूरे क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही चैलेंज देता हूँ कि आप 20+ सही करके दिखाओ। आपको इसमें टारगेट आपका 20+ होना चाहिए, क्योंकि 0.5 का निगेटिव मार्किंग है, तो आपको एक्स्ट्रा भी अपने खुद से अटैम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 100 वाट का एक विद्युत उपकरण प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग किया जाता है। 30 दिनों के एक महीने में इस उपकरण द्वारा खर्च की गई कुल विद्युत ऊर्जा कितनी यूनिट होगी? यूनिट निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना यूनिट होगा आपको निकालना चाहिए। 1000 से भाग देते हैं, आप जानती हैं। अच्छा, 100 वाट दिया है तो 100, 4 घंटा यूज कर रहा है तो 4, और 30 दिन यूज कर रहा है तो 30। 100 गुना 4 गुना 30 करके 1000 से भाग दे देंगे, राइट आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखने के लिए तो आसान है, लेकिन अब जो रिवीजन नहीं किए हैं या फिर जो बहुत पहले पढ़े थे, याद नहीं आएगा एग्ज़ाम सेंटर में, क्योंकि प्रेशर बना रहता है। अब ये आपको गुना करना है, 100 गुना 4 गुना 30, और बटा में 1000 से भाग देंगे, क्या आएगा? 12,000 बटा में 1000। अब 1000 से 12,000 भाग देंगे तो 12। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 यूनिट्स। आसान क्वेश्चन था, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा शून्य, या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस जो होता है ये 4 गुना हो जाता है। 4 ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है तो डायरेक्ट टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में करना है, ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पर लगे नहीं रहना है। जो आ रहा है उसको टिक लगाइए और फट से आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना है नहीं एग्जाम के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, बताइएगा। फॉसिल्स, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का यूज। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सौर सेल बनाने के लिए किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। सिलिकॉन एलिमेंट का यूज किया जाता है, एसआई सिलिकॉन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संगमरमर यानी कि मार्बल और अंडे के छिलके का मुख्य रासायनिक घटक, दोनों कभी कभी अकेले ही पूछा जाता है कि कौन सा है, संगमरमर और अंडे के छिलका का, बताइएगा केमिकल। ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बार बार मैसेज भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है। पीडीएफ के लिए बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर से लगे हैं लेने के लिए। बताइएगा कौन सा होगा राइट आंसर। ट्रांसफार्मर के लिए, क्रोड के लिए कौन सा द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो सॉफ्ट आयरन होता है, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में जानते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन कौन कौन से उत्सर्जित किया जा सकता है, तो तापानिक उत्सर्जन भी किया जा सकता है, क्षेत्रीय उत्सर्जन भी, और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी, तीनों हो सकता है। तो तीनों इसका ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने 10th ही किया है, तो 12th का सिलेबस है, सारे सिलेबस आपका पूरा कंबाइन करके पीडीएफ में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल जो पकाते हैं ना फलों को, उसमें क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं या गैस का यूज़ करते हैं, यही क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। एथिलीन या फिर एसिटिलीन आपका ऑप्शन में आएगा। एक भी कुछ होगा आपको टिक लगा देना है, दोनों एक ही चीज़ है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स कौन सा है। पॉलीमर्स ये सब के बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा, सॉरी 12th में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण सेलुलोज है, नेचुरल पॉलीमर इसमें सेलुलोज है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोन परिवार समूह 17 में ऊपर से नीचे जाने पर उनकी रासायनिक क्रियाशीलता यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ता है, घटता है, या फिर समान रहता है, घटता है फिर बढ़ता है, क्या होगा। ऊपर से नीचे जाने पर पूछा है, कौन सा केमिकल रिएक्टिविटी, ये क्या होता है, घटता है ऊपर से नीचे जाने पर। और पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरे सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा हल्का हल्का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी बंद कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा होता है, अब उसको खुला छोड़ देंगे तो कमरा भी तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये गलत चीज़ है। कमरा ठंडा नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। सेकेंड थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, क्योंकि जानते हैं कौन से गैस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड। याद रखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है नोट कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर के कारण संक्षारित यानी कि कोरेजन होता है ना, होने से स्वतः बच जाती है, और इस परत को कृत्रिम रूप से मोटा करने के लिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आर्टिफिशियल मोटा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा,
अब पहला नंबर तो संक्षारित यानी कि कोरोजन होता है, उससे बचाने के लिए कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं? अब लोहा तो कोरोजन खुद हो जाता है, आयरन जो होता है, तांबा भी होता है, जस्ता भी होता है। एल्यूमिनियम पर जंग नहीं लगता तो एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। कुछ भी अगर थोड़ा नॉलेज होगा तो आप टिक लगा लोगे, बिल्कुल जीरो हो तो दिक्कत है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक जल धारा में बीओडी का उच्च मान निम्न में से किसका संकेत करता है? बीओडी के बारे में देखो, अभी आगे जाओगे ना सेमेस्टर में फिर भी पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या करता है? ये पानी के प्रदूषण को दर्शाता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? ऑप्शन देखने से तो लग रहे हैं सारे ऑप्शन ही सही है, लेकिन मेन कारण क्या है? मेन जो रीजन है उसको आपको टिक लगाना है। मेन कारण है क्लोरीन और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा यूज। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सैलिसिलिक अम्ल से यानी कि एसिड से एस्पिरिन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? एस्पिरिन बताइएगा। सैलिसिलिक एसिड बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो डायरेक्ट टिक लगाएंगे, कुछ समझाने वाली चीज़ें इसमें है नहीं। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH3CO2O और H+, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा यानी कि जो टाइड्स है, इसका मुख्य कारण मेन रीजन क्या है? पृथ्वी के भीतर होने वाले भूकंप, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ना, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रेविटेशनल्स, या फिर वायुमंडलीय चक्रवात। आसान क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, खिंचाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब एक गतिमान बस अचानक मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री बाहर की ओर झुक जाते हैं। यह गति के किस नियम या परिघटना के कारण होता है? और ये आप जानते ही हैं, ये न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है और जिसे जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इनर्शिया का दिशा का जड़त्व होगा या फिर विराम का जड़त्व होगा? तो दिशा का जड़त्व होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? बताइएगा कौन सा उर्वरक के रूप में यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता है और इसका यूज आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रबर को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया का यूज किया जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। वल्कनाइजेशन यानी कि वल्कनीकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बैकेलाइट फिनोल और किसका सहबहुलक है यानी कि कोपोलीमर्स? किसका है बैकेलाइट और फिनोल? फॉर्मेल्डिहाइड का है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारी जल को किस रूप में प्रयोग लाया जाता है? अच्छा, हैवी वाटर का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो ये मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, मंदक के रूप में, एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद दो और क्वेश्चन है, देख लेना है आपको। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का यूज किसे मेजर करने के लिए किया जाता है? तो उष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन को मापने के लिए बोलोमीटर का यूज किया जाता है। फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? बताइएगा। सोलर सेल्स, सौर कोशिकाएं, ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फ्यूज तार को हमेशा लाइव वायर के साथ श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। एक अच्छे फ्यूज तार के पदार्थ में कौन से गुण होने चाहिए? अच्छा, फ्यूज तार को क्यों जोड़ा जाता है? सुरक्षा के लिए जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है और इसके कौन सा गुण होना चाहिए फ्यूज तार में? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। अब हाई रेजिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तभी तो बच पाएगा बाकी सारा इक्विपमेंट, इसीलिए तो फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, MCQ क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको इसी प्रकार से टिक लगाना है। इस प्रकार से टिक नहीं लगाना है, मतलब गोला भरना है, ठीक है। बाकी मैं आपको सभी सारा चीज़ समझा ही देता हूँ,
जो भी कुछ बताया कमेंट आप कीजिए, बताया जाएगा। बाकी इसी प्रकार से आप टेस्ट लगाते चलिए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।